विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ई लेक्चर की श्रृंखला में अप्लाइड फिजिक्स की फोर्थ यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के ही कंटिन्यूशन में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलास्टिक लिमिट। इससे पहले वाले ई लेक्चर के अंदर हमने इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होती है। So, the maximum limit of external deforming force up to which the material retains elastic behavior is known as elastic limit। इसका मतलब जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर होने के कारण जब डिफॉर्मेशन फोर्स हटा दिया जाता है तो मटेरियल अपनी पूर्व की आकृति और आकार में लौट आता है। लेकिन ये जो प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है ये डिफॉर्मिंग फोर्स की एक लिमिट तक ही पाया जाता है। यदि इससे ज़्यादा हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हैं तो मटेरियल के अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है या उसके अंदर जो गुण पाया जाता है कि वो अपनी मूल आकार और आकृति में लौट आए, वे गुण उस लिमिट के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। मीन्स इसकी परिभाषा जो है वो है कि बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिस तक मटेरियल अपनी अपनी प्रत्यास्थता का गुण को बनाए रखता है, इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। तो ये आपके इलास्टिक लिमिट हो गई। और ये इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ से पहले पढ़ना अति आवश्यक था, क्योंकि हुक्स लॉ सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही वैलिड है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो हुक के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी कि इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण उत्पन्न प्रतिबल मटेरियल के अंदर जो विकृति होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो वी कैन राइट द रिलेशनशिप एज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हुक का नियम है। आगे देखिए, इसके अंदर स्ट्रेस इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया है, कैपिटल ई। और वी कैन राइट ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो ई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पर ई एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो पदार्थ हम यूज़ ले रहे हैं। और जो पदार्थ हमारे यूज़ में आ रहा है उसकी प्रकृति ऊपर इसका मान निर्भर करता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस रिलेशन से हम देखेंगे। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अगर हम ई की बात करें तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल। और स्ट्रेन, अब हमें पता है कि स्ट्रेन की परिभाषा होती है आकार में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक आकार। अब वो आकार आपका लंबाई भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है, या फिर आपकी आकृति भी हो सकती है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये एक विमाहीन राशि है, तो इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता है। तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो इट इज़ एफ अपॉन ए। तो यहाँ पर ये डायमेंशनल लेस हो गया, स्ट्रेन डायमेंशनल लेस है। और एफ अपॉन ए की हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी माइनस टू। और नीचे ए है, यानी इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला है वो है एल स्क्वायर। तो अब फाइनली हम देखेंगे तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन के आता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और हमें पता है कि स्ट्रेन एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। तो ये जो नियतांक है इसकी जो यूनिट है वो पास्कल होती है, जो कि स्ट्रेस के इक्विवेलेंट है। और ये ऐसा यूनिट है, और एम के सिस्टम के अंदर ये यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक और इलास्टिक मॉड्यूलस। तो इलास्टिक मॉड्यूलस
क्या होता है, तो इसी इक्वेशन से जो हमने ऊपर पढ़ी थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन। सो ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की हमने बात की थी ऊपर, वही प्रत्यास्थता गुणांक या इलास्टिक मॉडुलस होता है। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज इलास्टिक मॉडुलस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स टाइप कि किस प्रकार का बल लग रहा है, दे आर मैनी काइंड्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस नेमली। अब बल किस प्रकार का लग रहा है, किस प्रकार का स्ट्रेस उस मटेरियल के अंदर उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हुआ है, उसके आधार पर ये इलास्टिक मॉडुलस भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस। ये होता है अंडर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगता है, तो उस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है मटेरियल के अंदर, और वहाँ पर हम यंग्स मॉडुलस निकालते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे। फिर है बल्क मॉडुलस। इट इज़ अंडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जब भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगा तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। एंड थर्ड है शियर मॉडुलस अंडर शियर फोर्स। जैसा कि हमने बात की थी पिछले ई लेक्चर के अंदर, शियर टाइप का फोर्स यानी कि किसी भी फेस के अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में यदि फोर्स लगता है तो वो शियर फोर्स होता है, उसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। और जब भी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन होंगे तो वी कैन फाइंड आउट शियर मॉडुलस ऑफ फॉर दैट मटेरियल। नाउ अब हम बात करते हैं डिटेल में। अपना फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस। तो आज हम यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है। तो y, इसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि हमने पहले देख लिया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि लंबाई की ही दिशा में यदि बल लग रहा है तो उस मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है, लंबाई में परिवर्तन हो जाने के कारण। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये सिंपल फार्मूले से एफ अपॉन ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, और डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। नाउ अब हम सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक यहाँ पर ये रोड है, कोई सिलिंड्रिकल मटेरियल है, कोई प्रतिदर्श है हमारे पास, उसकी जो प्रारंभिक लंबाई है वो है स्मॉल एल, यहाँ पर दिखाया हुआ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है कैपिटल ए, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हमने यहाँ पर कोई एम द्रव्यमान का फोर्स इसके अनुप्रस्थ काट के अलोंग, यानी कि सरफेस जो है इसके लंबवत हमने एम जी फोर्स हैंग किया, लटकाया, तो इस द्रव्यमान के कारण जो भार है वही इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा। तो एम जी इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू एम जी। और इस बल को अप्लाई करने के बाद, यानी कि एम द्रव्यमान को लटकाने के बाद, यदि इस छड़ की लंबाई में डेल्टा एल परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसकी लंबाई बढ़कर एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है, तो लंबाई में परिवर्तन हो गया डेल्टा एल। तो अब इस स्थिति के लिए हम यंग्स मॉडुलस निकालना चाहते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इस स्थिति के लिए क्या होगा, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, इस डेफिनेशन से। अब एफ की वैल्यू हो गई एम जी, यहाँ से देखिए। ओके, ए की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा एल अपॉन एल सिंपल। तो फाइनली वी कैन राइट y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो ये यंग्स मॉडुलस है। और जब भी हम किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल का चयन करते हैं, हमें सिलेक्शन करना होता है कई इंजीनियरिंग वर्क के अंदर, तो वहाँ पर ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मटेरियल के लिए ज्ञात होना ज़रूरी है, ताकि उस मटेरियल का उपयोगी है अथवा नहीं है वो मटेरियल किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, वो हमें ज्ञात हो जाता है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस, दूसरा है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो दोनों की ही हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से आप स्टडी करें, इसके नोट्स बनाएं,
और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।